डॉक्यूमेंट क्या है? इंश्योरेंस पॉलिसी। ओके जी, थैंक यू। जी चैप्टर लेक्चर नंबर 49 प्रैक्टिस क्वेश्चंस चैप्टर 7 के हम लास्ट क्लास में कर रहे थे, उनको कंप्लीट कर लेते हैं। पेज नंबर 140 ऑटम 18 Question number 8 part C. Autumn 18, question number 8 part C. Briefly discuss the steps an auditor would need to take if management refuses to allow him to send confirmation request to a debtor. अब्दुल समद सर बताएंगे? जो मैनेजमेंट जब रिफ्यूज करता है तो जो 5 स्टेप्स हैं वो क्या थे? इंक्वायर रीजन ऑफ रिफ्यूजल, उससे रिलेटेड एविडेंस एक बात, दूसरी बात इवेल्युएट कर लें कि उसका रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, फ्रॉड रिस्क और उसका इम्पैक्ट नेचर, टाइम, एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर्स पे क्या होगा। तीसरी चीज़ ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स से सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस हासिल करने की कोशिश करें। अगर रीज़न जेन्युइन नहीं है या ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर से सही ऑब्टेन नहीं हो सकता तो फिर कम्युनिकेट करें TCWG से और उसका इम्पैक्ट देखें ऑडिट पे, ऑडिट ओपिनियन पे। इसमें जो एग्जामिनर कमेंट्स हैं वो अगर हम देख लें, इन दिस पार्ट द रिक्वायरमेंट वाज टू डिस्कस द ऑडिटर स्टेप्स वेयर द मैनेजमेंट रिफ्यूजेस टू अलाउ सेंडिंग कॉन्फर्मेशन टू सर्टेन पार्टीज। दिस एरिया हैड बीन टेस्टेड सेवरल टाइम्स इन द पास्ट but the performance and होना चाहिए था and the performance was good except in case of very weak students, that is those whose total marks were less than 30। इसके बाद आपके पास आ जाते हैं स्प्रिंग 18 क्वेश्चन नंबर 2। स्प्रिंग 18 क्वेश्चन नंबर 2। रिक्वायरमेंट है जी, कॉमेंट ऑन दी suggestions of the job in charge, assuming that the suggestion by job in charge is not considered appropriate, suggest an alternative approach keeping in view the time limitations। तो क्या काम करने आपने? एक तो कमेंट करने ऑन सजेशंस, और मुझे एक हिंट मिल गया वैसे सिनेरियो में कि उसकी सजेशंस में कुछ मसला होगा, क्योंकि आगे उसने कहा एज्यूमिंग के सजेशन इज नॉट कंसिडर्ड एप्रोप्रिएट, सजेस्ट एन ऑल्टरनेटिव अप्रोच। अच्छा, जब आपने किसी के जॉब इंचार्ज कौन होता है? बेसिकली ऑडिट में ना एक तो होता है ना एंगेजमेंट पार्टनर, फिर हो गया डायरेक्टर, फिर हो गया मैनेजर, फिर हो गया सुपरवाइजिंग सीनियर, ऑडिट असिस्टेंट 2, ऑडिट असिस्टेंट 1। तो इसमें ना जो मैनेजर्स आमतौर पे क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, तो ये जैसे सुपरवाइजिंग सीनियर है ना, इसको कह देते हैं कि भाई तुम क्या हो? जॉब इंचार्ज हो। जॉब हम कह रहे होते हैं, एक ऑडिट इंगेजमेंट को ना वो कह देते हैं ये जॉब है। पाकिस्तान में एक वर्ड यूज होता है ऑडिट इंगेजमेंट के लिए कि ये एक जॉब है, एक टास्क है, तो उसका जो इंचार्ज है वो बेसिकली जॉब इंचार्ज कहलाता है। तो सुपरवाइजिंग सीनियर को, या समटाइम्स क्या होता है सीनियर को कह देते हैं कि तुम जॉब इंचार्ज हो, तुम पूरी बाकी टीम जो तुम्हारे नीचे टीम है ना, तुम उसके साथ कोऑर्डिनेट करोगे और तुम आगे हमें अपडेट करोगे।
उसने कुछ सजेशंस दी हैं, उस पे आपने कमेंट करना है, और दूसरी बात आपने क्या करनी है कि ऑल्टरनेटिव अप्रोच बतानी है। अच्छा, लेकिन ऑल्टरनेटिव अप्रोच बताते हुए एक ना उसने लिमिटेशन साथ मेंशन की है, वो क्या है? उसने कहा है कीपिंग इन व्यू द टाइम लिमिटेशन, कि जो भी सजेशन दो ना उसमें टाइम लिमिटेशन को मद्देनजर रख के सजेशन देना। जिस तरह नहीं होता, आपने खुदा ना खास्ता तैयारी ना पूरी की हुई हो, आप आखिरी दिनों में अब ये मेरे पास 10 दिन रह गए हैं, अब क्या करूं, तो आपको मैं सजेशन दूं कि इस बुक को पूरी को पढ़ लें। आपने कहना कि ये ठीक नहीं है इसका दिमाग कि ये बुक पूरी 10 दिन में हम पढ़ लें, यही कहेंगे ना, यही सोचेंगे। नहीं, कहीं ऐसे नहीं कहेंगे। ये वाली जो बुक है आप कहेंगे कि ये तो नहीं 10 दिन में पढ़ी जा सकती। हाँ, ये गाइड को अब ये जो 10 दिन रह गए हैं तो अब इस गाइड से मदद लेते हैं। वो कहते हैं ना, मरता क्या ना करता कुछ, इसमें कवरेज करते हैं। ये सवाल समझ में आ गया? इसका सिनेरियो देखते हैं। यू आर द ऑडिट मैनेजर in a firm of chartered accountants. Following is the extract of the email received from the job in charge responsible for the audit of your client Concordia Limited for the year ending 31 मार्च 2018. I am अब उसने आपको बेसिकली ईमेल का एक हिस्सा आपके पास इस वक्त है, जो उसने मैनेजर को, बेसिकली जॉब इंचार्ज ने किसको ईमेल की? मैनेजर को। और उसने क्या बोला? आई एम कंसिडरिंग टू सर्कुलेट नेगेटिव कॉन्फर्मेशंस ऑन 1 अप्रैल 2018 फॉर डेटर बैलेंसेस। अच्छा, पहले बताएं ईयर एंड हो चुका है या अभी होना है? अभी होना है। कैसे पता लगे? एंडिंग से। आई एम कंसिडरिंग टू सर्कुलेट नेगेटिव कॉन्फर्मेशंस किस डेट पे? 1 अप्रैल 18 पे, मतलब ईयर एंड के बाद मैं प्लान कर रहा हूं कि मैं सर्कुलेट करूंगा कॉन्फर्मेशंस फॉर डेटर बैलेंसेस आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 18। और किस ईयर एंड के बैलेंसेस कंफर्म करूंगा? सही है, समझ आ रही है? एज फर्स्टली। अच्छा, अब वो अपने इस डिसीजन का रीजन बता रहे। रिपोर्टिंग डेडलाइंस एट सीएल आर वेरी स्ट्रिंजेंट। तो एक रीजन क्या है? रिपोर्टिंग डेडलाइंस बहुत स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट का क्या मतलब होता है? स्ट्रिक्ट, टफ, टाइट डेडलाइन है, शॉर्ट है टाइम। सेकेंडली, पॉपुलेशन कंप्राइजेस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस। thirdly, risk of material misstatement has been assessed as low. यहां तक जरा रुक जाएं। ये उसकी एक सजेशन है ना कि जी, उसकी सजेशन क्या है कि जी नेगेटिव कॉन्फर्मेशन सेंड करनी है, यही है ना सजेशन। और उसके उसने रीजंस भी बताए हैं। उसने 3 रीजंस बताए हैं। एक क्या कहा है? टाइमलाइन स्ट्रिक्ट। दूसरा क्या बोला है? लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस। तीसरा रोम लो है। ठीक है ना? कोई एतराज? लो एक्सेप्शन रेट का नहीं बताया, एक और भी नहीं बताया। रिस्पोंडेंट नॉट एक्सपेक्टेड टू इग्नोर, टू डिसरिगार्ड कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट। ये 5 नहीं हो गए? तो कितने होते हैं? तो आपने कहना है कि भाई टाइमलाइन स्ट्रिक्ट होना इज नो रीजन कि आप इसकी बेसिस पे नेगेटिव कॉन्फर्मेशन चूज कर ले। आपको इसमें 4 होते हैं, तो जो पहले वाला है वो बकवास है। टाइम स्ट्रिक्ट होना, टाइमलाइन कम होना कि ऑडिट जल्दी जल्दी खत्म करना है, क्या ये कोई रीजन उसमें बताया हुआ था? अच्छा, वैसे इसको प्रैक्टिकली आपको समझ आई है कि ऐसे कर क्यों रहा है? सर फ्रॉड रिस्क है ना सर यहाँ पे। नहीं, ये
और इसने ये सजेशन दी क्यों है कि टाइमलाइन कम है, ताकि जल्दी जल्दी काम खत्म हो। नेगेटिव कॉन्फर्मेशन के थ्रू जान छुड़ा रहे कि जवाब नहीं आएगा, मैं कहूंगा इसका मतलब है वो बैलेंस से एग्रीड है, लेकिन ये रीजन तो होता ही नहीं है, ये रीजन तो होता ही नहीं है। तो इसका मतलब है आप कहेंगे कि ये तो रीजन नहीं है, ये दो तो ठीक है, लेकिन नेगेटिव कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट के लिए ये दो कंडीशंस भी फुलफिल होनी चाहिए। दीज टू कंडीशंस मस्ट ऑल्सो बी फुलफिल्ड। ये बात समझ में आ रही है? दो ठीक है, एक गलत है और दो और है। तो आपने बेसिकली अपनी जो जब कहा ना कमेंट ऑन द सजेशंस, जब कभी भी पेपर में आए कमेंट ऑन द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ दिस थिंग, कमेंट ऑन द सजेशंस, तो देखें हम अपनी तरफ से तो कोई बात कर ही नहीं सकते। हम पेपर कर रहे हैं ऑडिट का, आइजाज कोड ऑफ एथिक्स या कंपनी लॉ की जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वो हमारा पैमाना है। तो वो जो हमारा पैमाना है आइजा 505 का, उसने कहा था कि भाई ये चारों कंडीशंस पूरी होंगी तो नेगेटिव कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट भेजनी है, और ये तो कंडीशन उधर है ही नहीं। तो जब मैंने कमेंट्री की तो मैंने कहा ये दो ठीक, जो याद है मैं कहता था बैलेंस असेसमेंट करनी है, जो ठीक है उसको कहें ठीक है, ये गलत है, ये दो ठीक है, ये दो मिसिंग है, तो ये भी कंडीशंस पूरी, ये चारों पूरी होंगी तो आपने नेगेटिव कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट भेजनी। ये भी नहीं भेज सकता। ये अभी जब तक के ये दो कंडीशंस भी पूरी ना हो, उस नेगेटिव कॉन्फर्मेशन भेजना उसमें तो टाइम लगाते हैं ना कि आपने इतने टाइम के अंदर रिस्पॉन्ड कर दें। I have also been offered by CLCFO जी। तो अगर आपने कहा कि टाइम पीरियड के अंदर होनी चाहिए, अगर रिपोर्ट इशू हो गई है और फिर बाद में कोई रिप्लाई आता है कंफर्मेशन रिक्वेस्ट का, तो इम्पैक्ट लेंगे? ये वही वाला क्वेश्चन है जो बुक के एंड पे लिखा हुआ है, लेकिन टाइम लगे ना सर, तो उसकी तो फिर वैलिडिटी मानेगी नहीं। वही इसीलिए मैंने कहा कि ये ना जो बुक के एंड पे, इनकी वजह से मैंने बुक के एंड पे लिखा था 6 महीने वेट करना पड़ेगा। 6 महीने नहीं, 3 महीने 3 महीने बाद 100% टाइम ओवर स्टेट कर दी है, 3 को 6 महीने बना दिए सर। I have also been offered by CLCFO that one of their staff would get all the confirmation signed from the debtors and deliver them to our firm's office. उल्लू बना रहे हैं सर। सदके ना जाऊं मैं इस CFO के, कितना अच्छा, कितने आप लोग नाशुक्रे हैं कि एक बंदा आपकी मदद कर रहा है, आप वैसे टाइम शॉर्ट है। सर जैसे कि बीच में फरमाया कि गुनाह कबीरा है ये। दिस कुड है भाई, दिस कुड हेल्प अस इन मीटिंग द रिपोर्टिंग डेडलाइन। आप लोग होते कौन है इस रिक्वेस्ट को मना करने वाले? हम नहीं कह, ये चीज चाहे थे, हम नहीं कह रहे, ये आयजा ने कहा है। और कौन से आयजा ने? आयजा 505 ने ऐसा कब कहा है? सर फरमाया उस खोल के देख रही हैं ना। आए जरा वापस पेज नंबर जरा ढूंढ के बताएं कहां, ऐसी तो कोई बात मैंने तो नहीं पढ़ी। पेज नंबर 70। सर ये टाइप्स ऑफ कंफर्मेशन में भी लिखा हुआ है, डेफिनेशन ही सर मेन आपकी यही है सर। नहीं, वो तो है कि जवाब आने का है, डायरेक्टली रिसीव हो। डायरेक्ट रिटर्न रिस्पांस। तो वो क्या कह रहे हैं? तो उसने तो जवाब की तो अच्छा एक मिनट। वो यही कह रहे हैं। वन ऑफ द स्टाफ वुड गेट ऑल द कॉन्फर्मेशन साइंड फ्रॉम द डेटर्स जवाब जो है वो आपको लाके एंड डिलीवर देम टू आवर फर्म्स ऑफिस। डेफिनेशन ही मेन चीज तो डायरेक्टली रिसीव नहीं हो रहा। अच्छा बिल्कुल सही है, एक हिस्सा तो आप लोगों ने पिक कर लिया कि भाई ये तो डायरेक्टली रिसीव नहीं हो रहा, ये तो वेरी, इसके तो रिलायबिलिटी ही नहीं रहेगी रिस्पांस की। ऑफिस में नहीं, ऑडिटर के ऑफिस में जाना चाहिए सर। ऑडिट नहीं, वो कह रहे टू आर फर्म्स ऑफिस, हमारी फर्म, मतलब ऑडिटर लिख रहे कि वो हाँ वो हमारे दफ्तर में पहुंचा देगा, लेकिन ठीक है बात डायरेक्टली रिसीव नहीं हुआ, रिलायबिलिटी इंपेयर हो जाएगी। हमने रिलायबिलिटी में भी ये चीज देखी थी। सर एक पॉइंट अभी मिस कर रही हैं,
कंफर्मेशन में साइन तो नहीं करानी प्रोसीजर हमारा है सर, हमें को मेंटेन एक्सेप्शंस गिरा रही है तो उसकी सर इसकी वजह से मीटिंग रिपोर्टिंग डेट टाइम प्रोसीजर तो हमारा है, हमने सारी कंट्रोल हमारा है। कंट्रोल तालियां सर तालियां बजाते 75 पे आए 70 पेज नंबर 75 पे आए, क्या लिखा हुआ था, मजाक बना दिया तालियों का भी। एक्सटर्नल ऑडिटर शैल मेंटेन कंट्रोल ओवर एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट, जिसमें चौथा नंबर पॉइंट नजर आ रहे, सेंडिंग रिक्वेस्ट इंक्लूडिंग फॉलो अप रिक्वेस्ट टू द कंफर्मिंग पार्टी। तो कंट्रोल मेंटेन करने के लिए रिक्वेस्ट किसने भेजनी है, किसने सेंड करनी है, ऑडिटर ने खुद। तो ये मदद हमें नहीं चाहिए। बात समझ में आ रही है? जिंदगी में सुकून अपनी कब्र में मिलता है या नहीं मिलता है? हाँ, ये सुकून नहीं है, नहीं इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला खैर करे। कमेंट ऑन द सजेशंस ऑफ द जॉब इंचार्ज। तो एक सजेशन थी नेगेटिव कॉन्फर्मेशन वाली, उसकी भी आपने धज्जियां बिखेर दी, और दूसरी सजेशन थी कि क्लाइंट जो मदद करने आया था उसको भी कहा माफ करो बाबा, हमें ये मदद नहीं चाहिए। और हमने ये जो मदद मना, अच्छा मना इस तरह पोलाइटली रिफ्यूज करना होता है, पोलाइटली डिक्लाइन करना होता है उसको कि थैंक यू सो मच, और फिर उसके रीजनिंग कर। आपको बात समझ में आई है जिस चीज का मैं फोकस कर, रीजनिंग करनी है। मतलब आपके आंसर में एग्जामिनर को क्या दिखना चाहिए कि भाई आयजा 505 ने क्या कहा है, आयजा 505 ने कहा है कि एक्सटर्नल ऑडिटर ने कंट्रोल मेंटेन करना है ओवर एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट्स। ये बात समझ में आ रही है? तो ये जो इस वजह से मुझे एतराज है, इस वजह से मुझे एतराज है किस चीज पे, मुझे एतराज है कि क्लाइंट कॉन्फर्मेशन ना भेजे। मेरे एतराज की जो बेसिस है वो ये है। और दूसरी चीज क्या है कि अगर रिस्पॉन्स इनडायरेक्टली रिसीव होता है, वाया क्लाइंट रिसीव होता है, तो ये तो रिलायबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्स को रिड्यूस कर देगा ना, रिलायबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्स पे डाउट्स क्रिएट कर देगा, रिलायबिलिटी खत्म भी तो हो सकती है ना। और अल्टीमेटली कंक्लूड पता लगे वो उनके पास गया ही नहीं था, दस्तखत किए, जैसे अभी हमने कहा देख के आ रहे हैं, देख के भी आ रहे। तो उस हिसाब से ये समझ में थोड़ी बहुत बात आई है कि अंग्रेजी जो पार्क करनी है ना, ये जो कमेंट्री करनी है, वो आम अंग्रेजी, सलीस अंग्रेजी या सलीस उर्दू नहीं लिखनी, आयजा की जबान उठा के उधर पार्क करें। आप देख रहे हैं मैं आयजा की जबान लिख रहा हूं, ये इस चीज पे किसी और की जबान में बोल रहा हूं कि उन्होंने कहा था, दूसरों पे डाल देना। आयजाज ने ये कहा कि एक्सटर्नल ऑडिटर शैल मेंटेन कंट्रोल ओवर एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट इंक्लूडिंग सेंडिंग दी रिक्वेस्ट्स। जी सर। सवाल को मेंटेन करते हुए हमने पहले आयजा लिख के नीचे कमेंट्स देने कि हमने दोनों अप्रोचेज हो सकती हैं। मेरी सजेस्टेड अप्रोच वैसे ये होती है कि आप दोनों को मिक्स ही करें, क्योंकि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आप ये करें कि अप्लाइड फॉर्म में आंसर लिखें कि भाई ये 2 कंडीशंस पूरी हो रही हैं, लेकिन आयजा ने 4 कंडीशंस कही हैं, तो ये 2 और कंडीशंस मेंशन कर दें और इस कंडीशन को कहेंगे गलत है, ठीक है। और इधर जब आप आएंगे तो आप कहेंगे क्लाइंट सेंड कर रहे कॉन्फर्मेशन, इस पे मुझे एतराज है कि एक्सटर्नल ऑडिटर शैल मेंटेन कंट्रोल ओवर कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट इंक्लूडिंग सेंडिंग द रिक्वेस्ट। जो जवाब वो हमारे दफ्तर में पहुंचा जाएगा उस पे एतराज या रिस्पॉन्स इनडायरेक्ट होगा, तो रिलायबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्स डाउटफुल हो जाएगी। क्लियर हो गया? रियल लाइफ में जो फर्म मैनेजर, जो फर्म का मैनेजर होगा वो जॉब इंचार्ज पे कितना कहीं होता है? डिपेंड करता है मैनेजर पे, और डिपेंड करता है जॉब इंचार्ज पे, और डिपेंड करता है हिस्ट्री पे। इसको मैं बाद में आपको डिस्कस करूंगा, अभी थोड़ी सी देर में रेकंसाइल करते हैं। Assuming that the suggestion by job in charge is not considered appropriate, suggest an alternative approach keeping in view the time limitation। आपको क्या कह रहे हैं कि ये तो कमेंट्री हो गई, अब एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच बताएं, क्या करें, टाइम तो शॉर्ट है। अब आप लोग कह रहे हैं नेगेटिव कॉन्फर्मेशन भी नहीं भेज सकते। टर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जब हम टर्म
ऑडिट करें तब हम कभी का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स के लिए भी टाइम तो कम ही है ना। सर हम पहले शुरू करते हैं ना सर। स्टार्ट अर्ली। आपको याद है हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था इंटरिम ऑडिट का। अब यहां पर ये कहां से लिंक क्रिएट हो रहा है? आइजा 330 से। सर ये मैनेजमेंट अगर टाइम लिमिटेशन इम्पोज करे फिर तो रोला है ना सर। अगर आपकी वैसी ऑडिट की टाइमिंग की वजह से तो फिर तो आपको जब ये अभी ईयर एंड नहीं हुआ, आपको पहले ही पता है कि टाइम शॉर्ट है, तो उसका एक ही सोल्यूशन होता है कि आप स्टार्ट अर्ली, मतलब स्टार्ट अर्ली के बजाय मैं ऑडिट की जबान में क्या लिखूंगा? इंटरिम ऑडिट एक्टिविटीज करें। इंटरिम ऑडिट एक्टिविटीज करने से मुराद क्या है कि आप बैलेंस कंफर्म करें एट इंटरिम डेट। सर एक तो टाइम लिमिटेशन ऑडिट की अपनी इनहेरेंट लिमिटेशन है सर। अगर मैनेजमेंट इम्पोज करी टाइम लिमिटेशन फिर तो आप उनको कहना कि कौन सा आप बैठा में करने दें। मैनेजमेंट ने आपके साथ एक टाइमलाइन एग्री कर ली ना, तो ऑडिट में आमतौर पर ये होता है, जिस तरह अगर आप ये फौजी फर्टिलाइजर वगैरह के अकाउंट्स देखें ना और इनकी रिपोर्ट देखें, 31 दिसंबर ईयर एंड होता है, जनवरी एंड में रिपोर्ट इशू हुई हुई होती है। 7 जनवरी को 31 दिसंबर ईयर एंड था। उनके लाइक ईयर एंड के 7 दिन बाद उनकी आ गई थी इस लाइक रिव्यू स्टार्ट। आई सीरियसली डाउट इट कुछ और होगा सर। ऐसे बाबा को एक कॉल आई थी, उसने कहा था कि हमें 2 दिन आप ऑडिट करके दें सर। क्या कर सकते हैं, नहीं हो सकता, रिपोर्ट इशू हो सकती है सर। तो इसमें लेकिन इसका हल एक होता है जो ऑडिटर के पास, एक प्रैक्टिकल अप्रोच कि भाई आप इंटरिम काम कर लें, बजाय ये कि ईयर एंड पहले वेट हो जाए, ईयर एंड आ जाए, फिर मैं उसके बाद 1 अप्रैल को कॉन्फर्मेशन भेजूं। क्यों ना मैं 28 फरवरी का बैलेंस कंफर्म कर लूं। इधर मैंने 29 फरवरी क्यों नहीं लिखा? होता ही नहीं है क्योंकि नहीं 29 होता है, लीप ईयर होता है 4 साल बाद। 18 लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर होता है जैसे 2020 24, तो इस वजह से 28 लिखा। आपने 28 फरवरी को बैलेंस कंफर्म कर लिया, ठीक है। अब लेकिन मसला, टेंशन, ईयर एंड क्या है मिस? 31 मार्च। तो ये तो मैंने बैलेंस कंफर्म किया 28 का। तो इसके लिए जब भी आप इंटरिम डेट पे बैलेंस कंफर्म करते हैं ना, तो फिर आपको क्या करने पड़ती हैं? कुछ ब्रिजिंग प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं, कुछ ब्रिजिंग प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं इस गैप को ब्रिज करने के लिए, इस गैप को कवर करने के लिए। कौन सा गैप? इस 1 महीना। इस 1 महीने में जो आपके पास एंट्रीज रिकॉर्ड हुई हैं ना, उनको आपको, जो एंट्रीज रिकॉर्ड हुई हैं, जो आपकी सेल्स हुई हैं, जो आपकी रिसिट्स हुई हैं, क्योंकि रिसीवेबल को यही 2 चीजें मेनली इंपैक्ट कर रही होंगी ना, तो इनको आपको टेस्ट करना है। तो इस डेट की आपके पास कॉन्फर्मेशन आ गई, और ड्यूरिंग द ईयर ड्यूरिंग द मंथ जो आपके पास चेंजेस हुई इस बैलेंस में, वो आपने कंफर्म कर ले। तो इससे आपका ना जो टाइम प्रेशर है वो थोड़ा ईज आउट हो जाता है। सर ये तो हो गया ना, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है ईयर एंडिंग, हमें जी। ये होता है ईयर एंडेड, और हमारे पास लिमिटेशन इम्पोज होती है। अगर एंडेड होता तो फिर ऑफ कोर्स जाते, फिर आपके पास अगर वो टाइम लिमिटेशन इम्पोज कर रहे हैं तो फिर आपका स्कोप लिमिटेशन होगी, फिर और कोई ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर नहीं है जिससे आप साई ऑब्टेन कर सके। कॉन्फर्मेशन के अलावा भी तो प्रोसीजर्स है ना, तो अगर ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर से आप साई ऑब्टेन कर लेते तो ठीक है, लेकिन कभी कभार आप कहते हैं ना कि नहीं मुझे कॉन्फर्मेशन ही चाहिए, तो इन दैट केस फिर आपको अपना ओपिनियन मॉडिफाई करना पड़ेगा। वो इधर फिर आपके फिक्स हो जाए। इस केस में हम वो कर सकते हैं बैकआउट। मैनेजमेंट अगर लिमिटेशन इंपोज करे और ऑडिटर समझता है कि ये एक बहुत ही परवेसिव मामला है, उसके लिए मामला मटेरियल भी होना चाहिए और परवेसिव भी होना चाहिए, तो यस यू कैन, ठीक है। तो अगर हमारा पहले एग्रीमेंट हो हम विड्रॉ नहीं कर सकते? ऐसा एग्रीमेंट होता नहीं है, और अगर हो तो वो वैलिड नहीं होता, वो वॉइड होता है। अच्छा जी, आप अब बोल रहे थे इसमें आंसर बिल्कुल डिफरेंट है। ओके,
एग्जामिनर कमेंट्स पे आ जाएं। एग्जामिनर कमेंट्स में क्या है जी, इन दिस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन द कैंडिडेट्स वर रिक्वायर्ड टू कमेंट ऑन वेदर द सजेशन to circulate negative confirmation was appropriate in the given situation and to suggest an alternative approach if the suggestion was not considered appropriate. The overall performance was quite satisfactory as 39% of the candidates secured passing marks. Many students wrote about the 4 conditions necessary for opting for negative confirmation but did not identify the conditions which were not being met in the scenario. Most students also commented that CFO's offer should not be accepted but were unable to conclude and suggest the required way out to tackle the situation. अच्छा, यहाँ पर सिर्फ एक बात ज़हन में रखिएगा, सिर्फ ये नहीं लिखना कि CFO की सजेशन में एक्सेप्ट नहीं करूँगा, जो रीज़न है ना ये असल इम्पॉर्टेंट है। और रीज़न अपनी ज़बान में नहीं, रीज़न आयज़ा की ज़बान में। आयज़ा के वर्ड्स उसको जब नज़र आएंगे ना, अगर आपके पेपर में, मैं आपको बता दूं, ऑडिट का पेपर हर उस स्टूडेंट का पास होता है जो कि आयज़ा के वर्ड्स ना उसमें फिट कर रहा होता है सही जगह पर। उस स्टूडेंट का पेपर ये फेल नहीं करते। मैंने ओवर एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि इसके लिए एक डिसेंट नॉलेज चाहिए होती है आयज़ाज़ की, कि आपके अगर वो वर्ड्स नज़र आ रही है ना उसको, तो वो थ्रू कर देते हैं, क्योंकि उसके पास एक 2 और बैरियर्स अभी पड़े हुए हैं। कौन से 2 और बैरियर्स पड़े हैं? CFAP 6, और CFAP 6 से भी कोई निकल गया तो MSA 1। MSA 1 में भी ऑडिट है, 1 में, तो उसमें भी 2 जो BFD टैक्स और आई थिंक SPM जो बिजनेस स्ट्रैटेजी है वो। तो मैंने सुना MSA 1 2 ज़्यादा आसान होता है। हाँ, ऐसा ही है। MSA 1 to CFAP, क्योंकि CFAP 6 तो है ना प्योरली ऑडिट, MSA 1 है ऑडिट FR का मिक्स, तो वो उसमें थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाता है। CFAP समटाइम्स रुक जाता है। ट्रू। तो फिर हाँ, कुछ रिस्ट्रिक्शंस अब उसमें आ गए। लोगों के पास हो तो भी फेल, लोगों ने दिए चारों ने बचपन पे आपको लिखा है लेकिन आप फेल हैं सर ना। ये मैं याद दिला रहा हूँ बातें, वो तो अल्लाह ताला माफ करे, रोंगटे रो रहे थे सारे नहीं, दिस वाज इट वाज हेल। जाहिर इतने एक पेपर के लिए एक तपस्या पूरी होती है पास करने में। While mentioning the alternate approach, a lot of students mentioned about circulating the confirmations on sample. आगे ना पढ़िएगा, कसम है आप लोगों को, यहाँ पर रुक जाएं, आंखें बंद करें। While mentioning the alternate approach, a lot of students mentioned about circulating the confirmations on sample. अब्दुल्ला, कसम दी थी मैंने, अब तुमने नहीं बोलना। मिस, आपने आगे तो नहीं पढ़ा? पक्की बात है ना? क्या मसला है इसमें? टाइम लिमिटेशन। मैं दोबारा, अब आपने नीचे नहीं देखना, मैं दोबारा पढ़ता हूँ। While mentioning the alternate approach, ये एग्जामिनर बता रहा है कि जब स्टूडेंट्स इधर तक सवाल के इस हिस्से में पहुंचे ना ऑल्टरनेट अप्रोच में, उन्होंने बड़ी बात की, तंज कर रहा है वैसे बहुत शदीद किस्म का। कहते हैं a lot of students mentioned about circulating the confirmations on sample basis। मतलब ऑल्टरनेटिव अप्रोच में स्टूडेंट्स ने क्या लिखा कि भाई टेंशन क्या है, टाइम लिमिटेशन है, तो सैंपल बेसिस पे कॉन्फर्मेशन भेज देते हैं। तो कोई भी प्रोसीजर हो इंक्लूडिंग कॉन्फर्मेशन, वो होता ही सैंपल बेसिस पे है। सर इनका मतलब बेसिक कांसेप्ट ही ठीक नहीं है सर। वो जो फंसा रहे हैं ना, वो बेसिकली गलत कॉन्सेप्ट्स पे रोक रहे हैं कि ये तो होती ही कॉन्फर्मेशन, या कोई भी कॉन्फर्मेशन क्या कोई भी प्रोसीजर हो वो सैंपल बेसिस पे ही होता है। कंप्लीटनेस आपने ओवरऑल उसकी टेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन बाकी इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन टेस्टिंग तो सैंपल बेसिस पे। उसने कहा दिस वाज नॉट एप्रोप्रिएट एज द कॉन्फर्मेशंस आर सेंट टू डेटर्स ऑन सैम्पलिंग बेसिस when the population comprises of a large number of debtor balances, even if there is no time constraint। अगर कोई इस तरह के कोई शदीद किस्म की टाइम कंस्ट्रेंट ना भी हो तो भी ये सैंपल बेसिस पे ही होती है। तो इस तरह की मिस्टेक्स ना, ये इस तरह की मिस्टेक्स काउंट करती हैं ब्लंडर्स। जो ब्लंडर्स होते हैं, ये जो
आपने देखा होगा जो कंसिस्टेंटली रुकता है ना पेपर, उसमें कोई ब्लंडर होता है। इस वजह से मैं आप लोगों से जो टेस्ट पे, आप लोग मुझे बुरा भला भी कहते होंगे कि ये लीचड़ हो जाता है टेस्ट के मामले में कि जी बार बार, ये यकीन करें आप लोग मुझे दुआएं देंगे कि ये टेस्ट जो है ना, जो रेगुलर टेस्ट स्टूडेंट्स दे रहे हैं, उनके ये जो ड्राफ्टिंग है, आप अपना आप लोग अपने टेस्ट के आंसर्स का क्या करते हैं? चेक करते हैं उसको कहीं रख रहे हैं, सेव कर रहे हैं? गलती एक तो याद आती है, आपने ना एक तजर्बा मेरे कहने पे करना है। आपके पास अपना वीकली टेस्ट 1 का आंसर पड़ा हुआ है, वो आंसर और जो आपका मॉक का आंसर होगा, दोनों को खुद वैसे ना कंपेयर कीजिएगा, आपको फर्क समझ में आ जाएगा कि आपकी ड्राफ्टिंग कैसे इंप्रूव हुई है। तो मेरे बाबा देखे तो पाने पड़ते सारे का भाई टीचर ने टेस्ट लेते हैं, चेक भी करते हैं। हाँ, तो लेकिन ये देखें, ये एक बड़ी, ये चेक करना ये एक इंतहाई तकलीफ दे मरला है, ये इट्स नॉट ईजी। मैं कैसे नंबर ही नहीं देते, जान पूछ के फेल करते। वो मेरी एक दफ़ा बस मुलाकात होने दो तो मैं कॉन्सेप्ट्स बता दूंगा कि नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं। तो ये जो टेस्ट चेक करना, इट्स नॉट एन इंटरेस्टिंग प्रोसेस। मतलब आई हैव टू प्रिपेयर माई माइंड के ओ नो टेस्ट चेक करने हैं, ये मैं बिल्कुल सच देखें बोलूँगा, ये इट्स नॉट एन इंटरेस्टिंग जॉब। लेकिन आप लोगों के लिए कि इससे कितनी, और आप लोग को आइडिया हो गया होगा कि ये टेस्ट कोई ऐसे नहीं चेक होते। अगर मैंने ध्यान से ना चेक किए होते तो ये 2-2 पेजेस की फीडबैक बन सकती है। कभी भी नहीं होती। छोड़ें, अच्छा होमवर्क नोट करें। आप लोग छुट्टियों पे जा रहे हैं ना 3 दिनों की। सर क्लास ले लें क्या? फिर 3 दिन का टेस्ट बनाना होता है, 3 दिन का स्लॉट बनाना। होमवर्क भी नहीं? जी सर। सर मैं कल टेस्ट ले रहा, आज मैं कल टेस्ट लिया था, कोई होमवर्क का बता के नहीं है सर। उन्होंने क्लासेस का मना किया था, मैं नहीं क्लासेस, मैं मंडे को क्लास ले रहा हूँ, मैं ट्यूसडे को क्लास ले रहा हूँ। हाँ, ये सही कहा है। बिल्कुल गलत बात। और ना मैं वेडनेसडे को क्लास ले रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों के कहने की वजह, मैनेजमेंट के कहने पे नहीं मैंने ये क्लास। आप लोग ये समझ, सर घर में डिस्कस हो जाएंगे सारे, सर ना करें। घर वाले मेरी बात सुने, मैं आप लोगों के 3 दिन की छुट्टी आप लोगों को दे रहा हूँ। टेस्ट स्टार्ट करना है ना, फ्राइडे को टेस्ट भी तो है। जी सर। वो देखो सर अच्छा, सिलेबस बढ़ा दे सर, 700। नहीं, अच्छा गलत बातें कर यार। मैं आपको ना इस तरह करें, मैं आपको होमवर्क लिखवाता हूँ और ये ना क्वेश्चंस अभी आपने सबमिट नहीं करने, सबमिट अगले मंडे को कर देंगे, क्योंकि आगे से तो संडे को क्लासेस भी खत्म हो गई हैं। बड़ा करा। ये आपको पता लगे? जी 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 सर। खुशी की बात हमारे लिए, आपके लिए। हम सब के लिए है खुशी की बात। संडे को क्लास पता लगे ना, तो संडे को आगे क्लासेस भी नहीं होनी। तो होमवर्क लिख लें और फिर मैं आपको बताता हूँ। लिखें मार्च 17 क्वेश्चन 7 पेज 144। उसके बाद लिखे सितंबर 16 क्वेश्चन 1 पार्ट बी, सितंबर 15 क्वेश्चन 1 पार्ट एच ओरली कर लीजिएगा। सर आप दोबारा बोल दें। एक मिनट, मैं इस पे ना लिख देता हूं। पहले लिख लेते हैं। हाँ, गलती हो गई है, सॉरी। स्प्रिंग 17 क्वेश्चन 7 ये होमवर्क है। इसकी ना पिक्चर भी, अब्दुल समद प्लीज इसकी ना पिक्चर भी लेके ग्रुप में डालना ताकि सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस हो। ऑटम 16 क्वेश्चन 1 पार्ट बी। और रिमाइंड किसी ने नहीं कराना, खबरदार। सर के पैसे वैसे ही बहुत जा रहे हैं, फिर थोड़ी बहुत इनका आने का। पास कर देना। 1 मिनट, अभी इसकी डेडलाइन बताता हूं तो आप लोग कहेंगे कि सर क्या हो गया, हम पहले करके दे देंगे। चलिए आप हमारे ऊपर डाल रहे हैं बेटा। हाँ, जान छुड़ा रहा हूँ, समझ गए हो। सर आपने दोबारा डिस्कस करना है। 1 मिनट। तो देखिए आपकी क्लास कैसी होती जा रही है सर। बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं इस। हाँ, देखिए सर इंशाल्लाह कह रहे हैं सर, मैं तो वैसे ही बता कह रहे हैं इंशाल्लाह।
नहीं वो अल्लाह करे जो जिन्होंने पेपर दिया हुआ है ना वो सब पास हों, अल्लाह ना करे यार। वो तो मेरे से लग रहा है गोल्ड मेडल लाएगा, मुझे पता नहीं क्यों लग रहे हैं। जब मैं कह रहा हूँ कि वो गोल्ड मेडल लाएगा, ये बार बार कह रहे हैं कि वापस आ जाएगा। इतने से तो पिद्दे पिद्दे से सवाल हैं, देखोगे तो फिर कहोगे कि कम होमवर्क है, फिर कंप्लेंट करोगे कि होमवर्क नहीं देते। ये इसमें ना एक दो तो बिल्कुल ही पिद्दे पिद्दे से सवाल है, लेकिन आप लोगों ने लिख लेने हैं। क्या मसला है लिखने में? लिख के जो समझ आती है ना सर, वर्बली नहीं वो समझ आती चीज़, ठीक है ना। तो आपने ये 6 सवाल हैं। अच्छा, अब इनकी टाइमलाइन हम एग्री कर लेती हैं। टाइमलाइन लिख लेता हूँ। ये जो 4 सवाल है ना, ये आपने सबमिट करनी है मंडे। डेट भी साथ लिखने हैं। जरा देख के बताना डेट। ओह खैर नवंबर आ गया है अब्दुल्ला। जी सर 7 नवंबर नहीं, मैं कह रहा हूँ आप लोग का इतना टाइम गुजर चुका है। 7 नवंबर छुट्टियों का मैं कुछ ना बताता हूँ जरा। नहीं, उसके बाद फ्राइडे को ना, बस नेक्स्ट वीक मुझे लगता है हमारा, या चले मंडे करती हैं। 1 मिनट सर, ये मंडे करते हैं सर 14 नवंबर 2022। हाँ जी सर, वो तो सिर्फ वो आप लोगों ने ग्रुप में भेजनी है। 7 नवंबर कर देना सर 7 नंबर ही कर दे। ये भी 7 नवंबर ही, दोनों साथ कर लेंगे आप लोग। ओके ओके। क्या सर, अब आप सुकून से तो गुजारे, 1-2 हफ्तेदार है तो हाँ बिल्कुल, ये भी बात सही है। देखें आप सर हमने कैंसिल दिनों में आप कितना बड़ापन, मैं पता नहीं ये एहसान मैं कैसे उतार पाऊंगा, मुझे नहीं लग रहा। नहीं सर ऐसी बात ना करें। आप अंदर कोर्स लेके जा रहे हैं हम लोगों को, हम करते हैं। सर मैं वाकई बड़ी टेंशन में, क्या पता क्या करते क्या कर- 1-2 हफ्ते हमारे साथ। हाँ ये वैसे आपकी टेंशन ठीक है। ये सरप्राइज मैं आपको बिल्कुल लास्ट डे पे दे के जाऊंगा, वो भी ग्रुप के अंदर। ये रिमूव कर दूं ना? सर वैसे इवेंट इस्लामाबाद में कि ये इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद। ई लेवल डिसाइड थी ना। जी जी। हाँ एक सॉरी एक सर मैं बता सकता अच्छा छुट्टियों की डेट मैं आपको ना इंशाल्लाह ताला ये थर्सडे, जो कमिंग थर्सडे है ना, उस पर पूरा स्केड्यूल बता दूंगा। असल में प्लान कर रही है ना, तो बस थर्सडे तक फर्म अप हो जाएगा तो मैं आपको फिर बता दूंगा। मैं डेट बताता हूँ। नहीं वो पूरी आगे भी छुट्टियों की जो है आप लोगों को होमवर्क, उसका आपने टेंशन नहीं लेनी, मैं आप लोगों को होमवर्क दे के जाऊंगा इंशाल्लाह। हम परेशान हैं भाई कि ये होगा क्या, क्योंकि मेरे लिए क्यों परेशान है हाँ सर, मुझे कम बात कह रहे थे, मैं परेशान हूँ सर। यार क्या किस किस्म की बातें कर रही हैं। इंशाल्लाह ताला सब खैर होगी। सर आज भी सर खाना भी मंगवा देते हैं सर, वो आपने कल बात की थी सर। खाने की तो बात नहीं हुई थी, कुछ खिलाने की बात हुई थी, जैसे कि मतलब उसमें ये हो सकता है कि समोसे हो सकते हैं। क्या है मैं की बात की है सर उसने। सर गोलियां? अच्छा अच्छा जी, हम मूव करते हैं टुवर्ड्स चैप्टर नंबर 8। मात्रा निकल गया था ना। चैप्टर नंबर 8। सर दोनों कर रहे हैं हम लोग। नोट वेट स्टार्ट ना करें, 2 प्रोसीजर करवाएंगे हम। रिसीव तो वो करवा देते हैं, करवा देते हैं ताकि हमारा ये भी इजी हो जाए। अभी थोड़ा सा उसमें ना गैप दें। हाँ प्रोसीजर्स नहीं, मतलब ज्यादा हम कुछ करेंगे तो नहीं ये बेसिक सा एरिया है, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड एरिया नहीं है। ऑन पर्पस आपको पता है ना, एक सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ था तो उसकी वजह से ये स्ट्रेटजी बदल दी थी। अच्छा जी, फिर हम आप कह रहे हैं कि हम आप नहीं याद करा सकते। तो मैंने तो कहा एक कोई सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ था। सबको पता है क्या होता है। सर ये बेसिकली एक टाइप ऑफ कंफर्मेशन ही होगी। क्या? एक्सपर्ट से तुम ओपिनियन लेंगे। थोड़ी सी देर में एक्सप्लेन, अब बस ये करने लगा हूं। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 8 हम एक दरमियान में से चैप्टर स्किप किया हुआ है, चैप्टर नंबर 6 हमारा फेवरेट, हम सब का
फेवरेट, इंतजार है, एक मिस्ट्री है कि उसके अंदर क्या है। बड़ा इंटरेस्ट, वैसे वाकई बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। उसको इस तरह मतलब मैं चाह रहा था कि आप लोग एक सही स्टेट ऑफ माइंड में जब होना तब हम उस चैप्टर को कवर करें। बैक मारेंगे मुझे लगता है। साथ रिवाइज करेंगे उस दिन। बिल्कुल सही हो गया। चैप्टर नंबर 8 नाम क्या है? यूज ऑफ एक्सपर्ट्स बाय मैनेजमेंट एंड ऑडिटर, पेज नंबर 80। अभी आते हैं इसी चीज को एक्सप्लेन करने लगा। एक्सपर्ट्स, ये आपने एक्सपर्ट का नाम सुना हुआ है? यस सर, थर्ड पार्टी कंफर्मेशन कहाँ सुना था? एक्सपर्ट से हम क्लाइंट और लिटिगेशंस में था, क्लाइंट और लिटिगेशंस में था, सर लिटिगेशंस में था। और भी नहीं पड़ा था इसका। लिस्ट ऑफ की डॉक्यूमेंट्स में तो कहीं पर नहीं था? उसमें भी एक कौन सा नंबर था डॉक्यूमेंट का? नहीं, इतना भी नहीं, ऐसे तुक्का कॉन्फिडेंस से। रिपोर्ट था। सर वैल्यूअर्स रिपोर्ट, वो वैल्यूअर नंबर 7, वो मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा। अच्छा, ऑडिटर तो खुद इतना बड़ा एक्सपर्ट बना फिरते हैं, नाम का ये सर। तो ये जो एक्सपर्ट, अब ऑडिटर किसी और को एक्सपर्ट कह दे, मार्केट डिफरेंट एक्सपर्टीज चाहिए होती है। मार्केट में डिफरेंट फील्ड ऑफ लाइफ पे डिफरेंट जी सर। हर ऐसा एक लगता है बॉडी ऑडिटिंग के आ ओरिजिन रही है। वाला। तो हम तो वी आर प्रिपेयरिंग टू बी ऑडिटर्स, सो व्हाई आर वी वरिंग अबाउट एक्सपर्ट्स? तो डॉक्टर भी तो किसी चीज में एक्सपर्टीज करते हैं एमबीबीएस करने के बाद। सर डिफरेंट अच्छा। एंटिटी के बाहर होती है, उसकी वैल्यूएशन के लिए भी हमें एक्सपर्ट हायर करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, शायद किसी पॉइंट पे डिस्कशन हुई होगी, ये जो बिल्डिंग है या जो आप लोग अकाउंटिंग के पर्चे जब पढ़ते थे, तो उसमें कभी ऐसा हुआ है कि उसने आपको कहा हो कि ये इस बिल्डिंग की फेयर वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ? नहीं सर। मार्केट सर्च हमेशा क्वेश्चन के अंदर गिवन होती थी। कोई ऐसा क्वेश्चन याद हो कि जिसमें उसने फेयर वैल्यू आपसे कैलकुलेट करवाई हो? ऐसा नहीं हुआ। क्वेश्चन ही नहीं अगर ऐसा सवाल आ जाता ना तो गलत हो जाता ना, फिर पास हो जाता ना। नहीं गलत हो, हाँ, वो फ्री के मार्क्स आपको दे देते। प्रॉब्लम क्या है, मैं एंट्रीज तो कर सकता हूं कि रिवैल्यूएशन हुई है, तो मुझे पता है मुझे किस अकाउंट हेड को डेबिट करना है, किस अकाउंट हेड को क्रेडिट करना है, वो डबल एंट्रीज मैं कर सकता हूं। ये वैल्यू डिटरमिन करना मेरे बस की बात ही नहीं है। अच्छा, अब जरा कॉन्सेप्ट्स को लिंक करके चलना है। जो हमने पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, आपको याद है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट। ये होमवर्क का प्रिंट, वो पिक्चर होगी, प्रिंट करा दिया सर। बस ठीक है। शीट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट याद है? यस सर। इसमें पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं याद? एफएस की प्रेपरेशन एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जैसे कि IFRS, यूएस गैप, ठीक है ना? मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है एफएस प्रिपेयर करना एज पर IFRS, ताकि उनमें कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट ना हो। इट गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू। अब इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए, इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए मैनेजमेंट को क्या करना पड़ेगा कि अगर मैनेजमेंट के पास फॉर एग्जाम्पल एफएस में एक पीपीई आ रहा है और मैनेजमेंट ने उसके लिए कौन सा मॉडल चूज की है? रिवैल्यूएशन मॉडल। तो आपको पता है ना कि रिवैल्यूएशन मॉडल में रिवैल्यू करना होता है फिक्स्ड एसेट्स को, और फिर उसके कुछ लवाजमात है कि सिलेक्टिव रिवैल्यूएशन नहीं करनी, ऑल क्लास ऑफ एसेट्स, मतलब अगर प्रॉपर्टी को रिवैल्यू करे तो सारी प्रॉपर्टी को रिवैल्यू करना है। तो रिवैल्यूएशन मॉडल के तहत अगर पीपीई की अकाउंटिंग एक कंपनी कर रही है, तो फिर रिवैल्यूड अमाउंट क्या है एट अ पर्टिकुलर डेट। अगर ये रिवैल्यूड अमाउंट ठीक नहीं होगी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट होगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है ना, अगर ये रिवैल्यूड अमाउंट ठीक ना हो। अब मैनेजमेंट के पास तो ये काबिलियत, ये सलाहियत नहीं है
तो मैनेजमेंट, एक अच्छी मैनेजमेंट, एक जिम्मेदार मैनेजमेंट, एक ऐसी मैनेजमेंट जिसके अंदर इस जिम्मेदारी का एहसास है, वो क्या करेगी? वो कहेगी भाई हमारे तो बस से बाहर की बात है ये, हमारे तो बस से बाहर की बात है ये, तो लेट अस ब्रिंग इन एन एक्सपर्ट वैल्यूअर, किसी ऐसे एक्सपर्ट को ले आए जो कि ये वैल्यूएशंस करने की काबिलियत रखते हैं। समझ आ रही है बात? किसी ऐसे एक्सपर्ट को ले जिसकी फॉर एग्जांपल एक्सपर्टीज है प्रॉपर्टीज की वैल्यूएशंस डिटरमिन करने में, तो उस एक्सपर्ट जिसको मैनेजमेंट हायर कर रही है ना कि वो प्रॉपर्टी की वैल्यू डिटरमिन कर ले, ताकि मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है कि एफएस फ्री फ्रॉम मटेरियल में स्टेटमेंट हो, उस एक्सपर्ट को क्या नाम दिया गया है? मैनेजमेंट्स एक्सपर्ट। उसको क्या नाम दिया गया है? मैनेजमेंट्स एक्सपर्ट। मैनेजमेंट हायर करती है, जो मैनेजमेंट हायर करती है, जो मैनेजमेंट हायर करती है। और वैसे ये कॉन्सेप्ट, एक मैं आपको बात बताऊं, आयजा 500 पढ़ाते हुए मैंने आपसे एक बात छुपाई थी। ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली आयजा 500 में गिवन है। हाँ, पूरा नहीं पढ़ाया था, ये पॉइंट छोड़ दिया था। अगर कोई बंदा मुझे ट्रैक कर रहे है ना, मॉनिटर कर रहे बुक से, स्टडी टेक्स्ट से, आप लोगों में से कोई वैसे अगर चाहे तो कर लें मॉनिटर, तो वो एक वेरिएंस पिक उसने कर लिया होगा कि भाई ऐसे नहीं। तो आयजा 500 का कॉन्सेप्ट था, यहां पर पढ़ाया था। क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि यहां पर ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कहानी, सीन। हाँ, आगे लिंक कर दें, ठीक है। अच्छा, यहां पे ये कहानी समझ में आ गई है कि हम मतलब एकदम से नहीं मैं आपको मैनेजमेंट एक्सपर्ट पे छोड़ के आया, बात बेसिक से ही स्टार्ट की है कि मैनेजमेंट की जिम्मेदारी थी एफएस बनाना आईएफआरएस के मुताबिक, ताकि उसमें मटेरियल में स्टेटमेंट ना हो। मैनेजमेंट ने उसके लिए रिवैल्यूएशन मॉडल चूज किया, रिवैल्यूड अमाउंट मैनेजमेंट नहीं डिटरमिन कर सकती थी, तो उसने एक एक्सपर्ट हायर किया जो उसको ये वैल्यूएशन करके दे। ठीक हो गई बात? तो अगर आप किताब पे आ जाएं, पेज नंबर 80 पे, मैनेजमेंट एक्सपर्ट डेफिनेशन, एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन पोजेसिंग एक्सपर्टीज इन अ फील्ड। इसको अंडरलाइन कर लें, ये जो वर्ड लिखा है ना, अदर देन अकाउंटिंग और ऑडिटिंग, तो इसमें तो हम एक्सपर्ट, क्योंकि इसमें तो खुद है ना, तो हम उसमें तो किसी को नहीं एक्सपर्ट कहेंगे। अदर देन अकाउंटिंग और ऑडिटिंग, हुज वर्क, एसीसी वाले को कह सकते हैं। इसमें मैं बाद में बताऊंगा, इसमें मैं बाद में बताऊंगा। whose work in that field is used, गरूर अल्लाह माफ करे, whose work in that field is used by the entity in preparing the FS, an individual और organization, मतलब ये एक्सपर्ट कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन का भी पार्ट हो सकता है। ठीक है, कोई फर्म भी हो सकती है उसकी, जिस तरह नहीं होती मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म्स या वैल्यूअर्स की एक फर्म है, पार्टनरशिप फर्म, तो वो ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकते हैं, या इंडिविजुअल जैसे फ्रीलांसर्स नहीं होते हैं, वो भी हो सकती हैं। एग्जैक्टली, उसका नाम बताना होता है। पोजेसिंग एक्सपर्टीज किस फील्ड में? अकाउंटिंग ऑडिटिंग के अलावा। whose work in that field is used by the entity in preparing the FS। ये लिंक समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल्स इसकी क्या हैं कि आमतौर पर मैनेजमेंट किन एरियाज में एक्सपर्ट हायर करेगी? अगर ये एग्जाम्पल्स भूल जाए ना, तो आपने अपने दिमाग में FSLIs घुमानी है। फॉर एग्जाम्पल, FSLIs क्या होते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइन आइटम्स। PPE में रिवैल्यूएशन मॉडल होगा, तो इसका मतलब है वैल्यूएशंस के लिए एक्सपर्ट रिक्वायर्ड होगा। फिर इम्पेयरमेंट में फेयर वैल्यू के लिए आपको तो वैल्यूएशन अगेन उधर भी रिक्वायर्ड होगी। सॉरी,
वैल्यूएशन से वहां पर ये वैल्यूअर इन्वॉल्व हो गया। फिर उसके बाद अगर आप इंटेंजिबल एसेट्स पे जाएं, अगर आप उसकी कोई वैल्यूएशन करा रहे हैं वो भी इधर आ जाएगी। अच्छा, फिर उसके बाद आप जाएं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, कोई आपकी इन्वेस्टमेंट है इन शेयर्स ऑफ एन अनलिस्टेड कंपनी जिसको आपने रखना है फेयर वैल्यू पे। अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स हैं तो स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट से उसकी मार्केट वैल्यू देख लें। देख के देखिएगा, कोशिश कीजिएगा, मिलेगी नहीं। तो उसके लिए भी कोई सी एक्सपर्ट को हायर करना पड़ सकता है ना कि भाई इसके शेयर्स की वैल्यूएशन मुझे करके दो कि क्या इसकी वैल्यू बनती है। इसी तरह आप आगे आ जाएं इन्वेंट्री में। इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन डिटरमिन करना कोई मुश्किल नहीं है। फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन डिटरमिन करना इतना मुश्किल नहीं है। जो आपकी वर्क इन प्रोग्रेस है, वर्क इन प्रोग्रेस में वही प्रोसेस, गलत बातें याद कराते हैं। इसमें आ रहा है ना, वर्क इन प्रोग्रेस में परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन होती है, लेबर के हिसाब से इतनी परसेंट कंप्लीट है, ओवरहेड्स के हिसाब से इतनी, एक मिनट एनआरबी पे आता, ओवरहेड्स के हिसाब से इतनी परसेंट कंप्लीट है। तो ये परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन है। ये परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन अकाउंटेंट्स के बस से बाहर है डिटरमिन करना। आपसे कभी उसने परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन नहीं मेरे ख्याल में निकलवाई होगी, वो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन गिवन होती है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस हिसाब से आपके पास डिफरेंट ये आ जाता है। अगर पॉपुलर जी सर बाज़ औक़ात कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आउटसोर्स भी कर देती हैं। इसमें अकाउंटिंग फर्म निकाल दी जाएगा। नहीं, आउटसोर्स जो करती है ना वो है आइजा 402 CFAP 6। मैनेजरियल काम में आउटसोर्स होता है सर। अकाउंट्स भी, अब पूरा अकाउंट्स डिपार्टमेंट भी आउटसोर्स हुआ होता है, वो इसमें नहीं आता। क्योंकि वो इसमें क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि आपने जिस मैनेजमेंट एक्सपर्ट कौन है जिसकी एक्सपर्टीज हो इन फील्ड अदर देन अकाउंटिंग ऑडिटिंग, इसीलिए वो इसमें नहीं आता। दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ अनदर स्टैंडर्ड। जैसे पीपीई की अकाउंटिंग IAS 16 में बताई हुई है और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज नॉट इन द स्कोप ऑफ IAS 16, वो IAS 40 में है। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल वैसे ही है जी सर। सवाल कंफर्मेशन करता है कि हमने सवाल आउटसोर्स कर दी है, तो मुझे कंफर्मेशन मांगनी है, तो मैं आउटसोर्स कंपनी से इंफॉर्मेशन मांगूंगा या अपनी कंपनी की मैनेजमेंट से इंफॉर्मेशन मांगूंगा? कॉन्फर्मेशन तो आप थर्ड पार्टी से मांगते हैं। डिपेंड करता है एग्रीमेंट आपका किस तरह का वर्डेड है, उसमें एंगेजमेंट लेटर की वर्डिंग पर डिपेंड करता है। वैसे जो कंपनी होती है ना प्रिंसिपली रिस्पॉन्सिबल, उसी से आप इजाज़त लेते हैं। अच्छा जी, पॉपुलर एग्जाम्पल्स क्या है? लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो इन्होंने ये अभी सवाल पूछा है ये CFAP 6 के सिलेबस में है, दिस इज नॉट इन CAF 8, जस्ट टू क्लैरिफाई। पॉपुलर एग्जाम्पल्स वेयर मैनेजमेंट्स एक्सपर्ट्स मे बी यूज्ड एक्चुरियल कैलकुलेशंस। अच्छा, ये वाली जो एग्जाम्पल है ये क्योंकि बुक में गिवन थी तो मैंने मजबूरन इंक्लूड किया। ये आप लोग ना IAS 19 एक पढ़ेंगे जाकर के आगे CFAP लेवल पे, एम्प्लॉय बेनिफिट्स के ऊपर एक स्टैंडर्ड है, उधर ना कुछ कैलकुलेशंस होती हैं जिधर ये चीज़ इन्वॉल्व होती है। मैं उसकी क्योंकि आगे एक कॉन्सेप्ट समझाने में ना ये चीज़ आनी है तो मैं वहाँ पर इसको मज़ीद इस पर रोशनी डाल दूंगा। अभी के लिए अगर आप मेरे से सच पूछें ना तो बस ये वर्ड याद कर ले, एक्चुरियल कैलकुलेशंस। बाकी मैं इसको अभी आगे समझाता हूँ कि किस तरह से है। एक दफ़ा पूछ लिया कि जी किन एरियाज़ में आपने एक्सपर्ट यूज़ करना है, वर्ड बाय वर्ड जो थी वो छापनी है, तो नहीं डाल सकते। अब इसकी कुछ रिप्लेसमेंट नहीं है ना एक्चुरियल कैलकुलेशन की, शुक्र करें नहीं है। मैं आपको MCQs करवाऊंगा। मैंने लास्ट सेशन में कोई 10 MCQs फेसबुक पर डाले थे, सारों के जवाब, कोई एक भी MCQ नहीं था जिसका जवाब सही मिला हो। सर आपने तो लिखे थे नहीं, इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं था, वो थे मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे। बोर्ड में बड़ी कैसे ठीक करेंगे सर? लेकिन सर मैं था अल्फाज ऐसा ज़बान किसी और की थी। वैल्यूएशन सच एज आइटम्स ऑफ पीपी, इंटेंजिबल एसेट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, इंजीनियरिंग डाटा। ये इंजीनियरिंग डाटा जैसे ये नहीं परसेंटेज और स्टेज ऑफ कंप्लीशन, ये इंजीनियरिंग डाटा है। बेसिकली आप किसी इंजीनियर या सर्वेयर को हायर करते हैं कि वे बताओ कितना ये कंप्लीट है। अच्छा जी, अब अगर एक मैनेजमेंट ने एक्सपर्ट हायर किया हुआ है तो उसका ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपैक्ट है? जो एक्सपर्ट है उसकी रिलायबिलिटी। देखें, मैनेजमेंट ने एक्सपर्ट हायर किया किस फील्ड में? अकाउंटिंग ऑडिटिंग के अलावा। अब मेरी उसमें एक्सपर्टीज है ही नहीं, तो मैं उस
कि फॉर एग्जाम्पल अब हुआ क्या होगा, जो पीपीई की उसने वैल्यूएशन की होगी ना मैनेजमेंट के एक्सपर्ट ने, तो उसने एक वैल्यूअर्स रिपोर्ट इशू की होगी, हो जानी एक डॉक्यूमेंट का आपने नाम सुना था, मैं आपके साथ ग्रुप में वो शेयर भी करूंगा, टाइम पास करने के लिए भी अच्छी रहेगी। वैल्यूअर्स रिपोर्ट वो आप लोगों ने पढ़ते रहना है, ठीक है, आज के दिन में उस इसीलिए कहा है ना वैल्यूअर्स रिपोर्ट इशू होगी, तो वैल्यूअर्स रिपोर्ट के अंदर उसने क्या बताया हुआ होगा, वैल्यूएशन बताया होगा कि इस पीपीई की ये वैल्यू है, उसकी बेसिस बताई होंगी कि किस बेस पे मैंने ये वैल्यू डिटरमिन किया है, क्या एजम्पशंस यूज की हैं इस वैल्यू को डिटरमिन करते हुए, इस वैल्यू को डिटरमिन करने के लिए मैंने क्या क्या सोर्सेज ऑफ एविडेंस यूज किए, किस किस तरीके से मैंने बेसिकली इसकी वैल्यू तो क्या होती, तो ये सारी चीजें बेसिकली वो आपको बता देते हैं। बात क्लियर है? as at a particular date, रिपोर्टिंग डेट भी हमेशा रिपोर्टिंग डेट के अलावा भी हो सकती है, अर्ली भी करवा सकते हैं, क्यों? क्योंकि जो IAS 16 की रिक्वायरमेंट है ना वो ये सफिशिएंट रेगुलरिटी से होनी चाहिए रिवैल्यूएशन, तो अगर आपने पहले भी करवा लिया फॉर एग्जांपल तो यू कैन यूज इट एज एट द ईयर एंड। पेमेंट बिलिंग प्रोसीजर्स, कोई हादसा हो गया उसका, कोई एबनॉर्मल इवेंट अगर उस टेन्योर में हुआ है तो फिर ऑफ कोर्स यू वुड हैव टू रिविजिट दैट वैल्यूएशन। आमतौर पर नॉर्मल हालात में तो बस ठीक है वो होगी, मतलब 31 नवंबर से 31 दिसंबर के दौरानिए में वैल्यूएशन में कितना चेंज आ जाएगा इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। बाकी ऑफ कोर्स वॉलेटाइल एनवायरनमेंट है, तो वॉलेटाइल मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस अगर एनवायरनमेंट में, तो वो एक डिफरेंट सिनेरियो है, 15 दिन बाद बहुत बड़ा चेंज आ जाता है बिल्कुल। अच्छा सर, ये वैल्यूअर्स रिपोर्ट उसने आपको दे दी, तो अल्लाह का एज एन ऑडिटर मुझे वैल्यूअर्स रिपोर्ट मिली, तो मुझे क्या करना चाहिए, मैं उसमें देखूं वैल्यूएशन क्या उसने बताई है और उसको मैच कर लूं फाइनेंशियल से। सर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एडिशन वगैरह चेक करें। हाँ उस अच्छा आप कह रहे हैं उस वैल्यूअर रिपोर्ट पे, आपका मतलब मैं आंखें बंद करके ना एतबार करूं। सबसे पहले तो एक्सपर्ट की रिलायबिलिटी चेक करेंगे, वो कितनी है। सबसे पहले तो जो एक्सपर्ट है क्या वो वाकई में एग्जिस्ट भी करते हैं, अभी नाम लिख दिया सर उनका। एग्जैक्टली ये सीसीओ याद है, ये कहाँ आपने कब सुना है ये सीसीओ? बिल्कुल शुक्र है, चलें ये, वरना अगर आप भी ना बताती तो फिर तो सारे आप लोग एक ही पेज पे थे। गाइड में लिटिगेशंस एंड क्लेम्स पढ़ाते हुए ना कहा था मैनेजमेंट एक्सपर्ट, ऑडिटर्स एक्सपर्ट, और कहा था इसको छोड़ दें, इसलिए आप लोगों ने छोड़ दिया। उसके आगे लिखा हुआ था सीसीओ। सीसीओ क्या होते हैं? कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी। देखें किसी का भी काम, फॉर एग्जांपल ये वैल्यूएशन रिपोर्ट है, ऐसे ये कर लेता हूं, ये सपोज वैल्यूएशन रिपोर्ट है, ठीक है। अब इस वैल्यूएशन रिपोर्ट में एक तो तरीका ये, क्लाइंट ने मुझे दी है वैल्यूएशन रिपोर्ट, मैं इसमें देखूं वैल्यू किस पेज पे है, वैल्यू किस पेज पे, ये वैल्यू मिल गई इस पेज पे, इसको मैच करूं फाइनेंशियल से और इसको चुप करके फाइल में लगा लूं, लेकिन ये तरीका मुनासिब नहीं है। आइजाज ने क्या कहा है कि आपको ये वैल्यूएशन रिपोर्ट मिले ना, तो सबसे पहले तो देखें ये किसने बनाई है, उस वैल्यूअर की कॉम्पिटेंस, उस वैल्यूअर की कैपेबिलिटी, उस वैल्यूअर की ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है? वैल्यूअर ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है बायस्ड ना हो वैल्यूअर, मतलब वो न्यूट्रल हो, वो बायस्ड ना हो। क्योंकि सर अगर कंपनी ने ये जो वैल्यूएशन कराई ना, मैनेजमेंट में सीएफओ भी शामिल है, सीएफओ का के भाई की एक कंपनी है वैल्यूएशन की, एक वैल्यूअर्स फर्म है जिसमें सीएफओ का भाई होता है, नाम नहीं लेने, वैल्यूअर्स का सीएफओ का भाई है वैल्यूएशन फर्म में। बात सही हो गई? ये रिलेटेड पार्टी है, तो भाई भाई है ना, तो बोर्ड की तो एप्लीकेशन चाहिए होगी
वो तो एक अलग बात है। मैं एज एन ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब इवेल्युएट कर रहा हूं, मैं कहूंगा भाई ये तो ऑब्जेक्टिव ही नहीं होगा, ये तो ओवर वैल्यू कर सकते हैं ना, ओवर वैल्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, इस रिपोर्ट मुझे मिल भी गई ना, तो मैं सबसे पहले खंगालना है ऑडिट, उस जो एक्सपर्ट है उसकी कॉम्पिटेंस, उसकी कैपेबिलिटी, उसकी ऑब्जेक्टिविटी को। एहसान ये सही तरह तो रहने दे उसको। हाँ, एहसान ये उसने अगर बाइक है तो सही तरह रहने देना उसको। वो तो एहसान उसने लिया ना, मैं तो ऑडिटर हूं, मैं तो पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, तो मैंने उसकी कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी को समझ लिया। अच्छा, मुझे समझ में आया कि हाँ ये कॉम्पिटेंट भी है, कैपेबल भी है। मतलब कॉम्पिटेंट कौन होगा? जिसके पास क्वालिफिकेशंस हो, एक्सपीरियंस हो, और वो पूरा IFRS तो नहीं, लेकिन कम से कम IAS 16 में जो रिवैल्यूएशन मॉडल की रिक्वायरमेंट्स है उसका उसको पता होना चाहिए। क्योंकि एसेट्स को वैल्यू करने की 1 करोड़ बेसिस हो सकती हैं। एक बेस होती है रिप्लेसमेंट कॉस्ट बेसिस, एक होती है हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, एक है ये वाली फेयर वैल्यू, और पता नहीं क्या क्या मेथड्स हैं जो कि यूज हो सकते हैं एसेट की वैल्यूएशन के लिए। हमें चाहिए वो वाली फेयर वैल्यू जो IAS के मुताबिक फेयर वैल्यू की डेफिनेशन पे पूरी उतरती हो। कंपनी किसी का हायर करे एक्सपर्ट को, तो उस एक्सपर्ट के मतलब नई फर्म बने हो, बिल्कुल उसका पहला क्लाइंट ही हो, तो फिर ऑडिटर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा उस, हाँ, तो उस केस में अब मुझे उसकी कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी पे मसला क्या आएगा कि इसका एक्सपीरियंस नहीं है। इनके क्वेश्चन को और फुली आंसर करने के लिए इवन आजकल आपको पता है ना, स्पेशलिटी का दौर है। वैसे तो ऐसे टीचर्स पिंडी इस्लामाबाद में 1-2 हैं जो कि सारे सब्जेक्ट्स कैफ के पढ़ाते हैं, लेकिन वैसे ज़्यादातर ना स्पेशलाइज करते हैं लोग। तो जो बिल्डिंग्स की वैल्यूएशन का एक्सपर्ट है, शायद वो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यूएशन का एक्सपर्ट ना, उसके लिए आपको कोई अलग एक्सपर्ट हायर करना पड़े। बात समझ आ रही? तो मतलब वो एरिया भी, वो मतलब फील्ड स्पेशलाइज्ड है। नहीं सर, उसका काम ही पहली दफा वो कर रहा है ना सर, तो वो फिर इतना मुझे उसके ऊपर रिलायंस नहीं होगी। तो मैं, फिर उसका ऑडिट को क्या करना चाहिए? हाँ, अभी थोड़ी सी देर में इसका जवाब मिलेगा। मार्केट रिसर्च पे होगी, मार्केट रिसर्च पे होगी, मार्केट एनवायरनमेंट पे होगी, और जो भी उनकी वैल्यूएशन की टेक्निक्स हैं, जैसे हमारी अकाउंटिंग की टेक्निक्स है ना, तो वैल्यूअर ने भी कुछ टेक्निक्स पढ़ी होती हैं वैल्यू करने के लिए, तो वो जो भी उनकी टेक्निक्स हैं, या तो उनका एक फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज है। कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी होगी। उसके बाद क्या है, आपने फील्ड ऑफ एक्सपर्ट को अंडरस्टैंड करना है। फील्ड ऑफ एक्सपर्ट को अंडरस्टैंड करने का मतलब है सन को अंडरस्टैंड करना, स्कोप, ऑब्जेक्टिव एंड नेचर। आपने इसकी कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी असेस कर ली कि हाँ भाई है काबिल इंसान, अनबायस्ड है, ठीक है, काबिल भी है और अनबायस्ड है। उसके बाद आपने उसकी जो एक्सपर्टीज की फील्ड है ना, उसको समझने की कोशिश करनी है कि भाई इसके काम का स्कोप क्या था, क्या चीजें इसके काम में इंक्लूडेड हैं, क्या चीजें इसके काम में इंक्लूडेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, उसको प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन का तो कहा गया था, लेकिन सारी प्रॉपर्टीज उसको बताई ही नहीं गई। तो आपने उसके काम को अंडरस्टैंड करना है, उसके काम का पर्पस क्या था। ये वैल्यूएशन इन IFRS वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए कराई गई है, या ये कोई और पर्पस के लिए कराई गई है, कोई स्पेशल पर्पस के लिए कराई गई है, कोई बैंक के मकसद के लिए कराई गई है। क्योंकि एक पर्पस के लिए जो वैल्यूएशन कराई गई है वो शायद दूसरे पर्पस के लिए सूटेबल ना हो। तो आपने उसके काम के स्कोप, उसके काम के ऑब्जेक्टिव, उसके काम की नेचर को अंडरस्टैंड करना है। और उसके बाद सर जो तीसरी चीज है, जो तीसरी चीज है ना, दैट इज द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ वर्क ऑफ एक्सपर्ट। जब कंपनी मानेगा पूरे सिस्टम के ऑडिट वगैरह कौन होता है। एप्रोप्रिएटनेस ऑफ वर्क ऑफ एक्सपर्ट से क्या मुराद है कि क्या वही जो आपने बात की कि क्या इसका काम मुझे समझ में आ रहा है, क्या काम इसके काम के थ्रू
क्या इसके काम के थ्रू मैं साई ऑब्टेन कर सकता हूं या नहीं? क्या मैं इसके काम के थ्रू साई ऑब्टेन कर सकता हूं या नहीं? तो ये काम हम लोगों ने टीचर पे पार्ट करने से पहले हमने देखा होगा सर। तो लेकिन हम हाँ डेफिनेटली सिंपल है सर, मजाक कर रहा हूं। नहीं बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सर ये लाइबल सोर्स तो फिर भी नहीं होगा सर, अगर हम मैनेजमेंट का जो एक्सपर्ट है फिर हम डेटा देख रहे हैं उसको हम एविडेंस सही ऑब्टेन कर मतलब सही समझ लें, और एक्सपर्ट वेरिएशन तो करेंगे, अपना एक्सपर्ट तो हायर करेंगे। तो मैंने उसके काम की अप्रोप्रिएटनेस को देखा, उसके काम की अप्रोप्रिएटनेस देखते हुए मैंने उसका प्लस माइनस चेक कर लिया, मैंने उसकी एजम्पशंस की रीजनेबलनेस देख ली, मैंने देख लिया कि जो डाटा उसने यूज़ किया था वो सही था, कंप्लीट था या नहीं। तो मैंने उसके काम को कुछ बेसिक टेस्ट्स अप्लाई किए। कर सकते हैं, हम सिर्फ अप्रोप्रिएटनेस चेक कर सकते हैं सर। अच्छा, मैं ये देख सकता हूँ कि क्या उसको जो सारी प्रॉपर्टीज का डाटा है वो दिया गया है या नहीं, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट होता है आईटी में गार्बेज इन गार्बेज आउट, उसको सारी प्रॉपर्टीज बताई नहीं गई, तो वो तो उनकी वैल्यूएशन फिर सही नहीं कर सकता। सारी प्रॉपर्टीज तो रीवैल्यू हुई नहीं, और आपको पता है ना ऑल क्लास ऑफ, एक क्लास ऑफ एसेट है तो उसमें सारे एसेट्स रीवैल्यू करनी है। बात क्लियर है? सर मोस्टली वैल्यूएशन तो आई थिंक कंप्यूटर बेस्ड ही होती है। दूसरी नहीं एक मिनट, डाटा का एक तो अगर अप्रोप्रिएटनेस देखनी है तो मैंने देखा कि भाई उसको डाटा जो दिया गया वो कंप्लीट एक्यूरेट था या नहीं, ये चीज ऑडिटर ने असेस कर ली। दूसरी चीज क्या है, उसने ऑडिटर ने क्या चीज देख ली, मुझे उन वैल्यूएशन टेक्निक्स पे तो नहीं ग्रिप है, मुझे इस चीज का तो देख सकता हूं ना कि जो एजम्पशंस उसने यूज की हैं वैल्यूएशन करते हुए वो इस वैल्यूअर रिपोर्ट में ना डॉक्यूमेंटेड होती हैं, तो मैं वो एजम्पशंस पढ़ सकता हूं कि भाई वो एजम्पशंस रीजनेबल है, क्योंकि अगर वो एजम्पशंस रीजनेबल रेलेवेंट नहीं होंगी तो जो वैल्यूएशन उसके नतीजे में की गई वो भी गलत होगी। एक बेसिक एक इसको कहते हैं सैनिटी चेक, डज इट मेक सेंस। अच्छा, उसके बाद आपके पास होते हैं फाइंडिंग्स, कि जो एक्सपर्ट की फाइंडिंग्स हैं डू दे मेक सेंस, डू दे अपीयर रीजनेबल, विच इसी तरह की फॉर एग्जांपल आपने कोई और वैल्यूएशन देखी हुई या किसी और कंपनी में सिमिलर बिल्डिंग की, आपके पास एक नॉलेज है, नाउ यू आर नॉट गोइंग टू कोट इट, लेकिन आपका एक नॉलेज है ऑडिट का, तो उसकी बेसिस पे आप कहते हैं ये मुझे फाइंडिंग रीजनेबल नहीं लग रही, ये जो फाइंडिंग से मुराद है ये जो वैल्यू उसने डिटरमिन की है इट इजंट मेकिंग सेंस टू मी। बात समझ में आ रही है? तो बेसिकली जब ऑडिटर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इस रिपोर्ट को देखेगा तो उसमें वो क्या चीजें देखेगा, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ दैट एक्सपर्ट, फील्ड ऑफ दैट एक्सपर्ट मतलब सन, स्कोप, ऑब्जेक्टिव नेचर ऑफ द वर्क, एंड उसका वर्क कितना एप्रोप्रिएट है, और उसके काम की एप्रोप्रिएटनेस को देखना। मैं उसके वो टेक्निक से वैल्यूएशन कर नहीं सकता, लेकिन मैं ये तो देख सकता हूं कि जो डाटा उसने यूज किया वो ठीक था या नहीं, जो एजम्पशंस उसने यूज की वो ठीक थी या नहीं, जो फाइंडिंग्स हैं उसकी क्या वो रीजनेबल हैं या नहीं, आर दे मेकिंग सेंस एज अ होल और नॉट। ठीक हो गई बात? अब जो इसके बाद इसमें एक पॉसिबिलिटी तो है मुझे उसी के काम से तसल्ली हो गई, लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि मुझे इसके काम से तसल्ली नहीं हुई। तो अगर मुझे इसके काम से तसल्ली नहीं हुई तो क्या करूं? अपना एक्सपर्ट हायर कर लूं, एंड दैट टेक्स मी टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट विच इज द सब्जेक्ट ऑफ द नेक्स्ट लेक्चर। तो ये जजमेंट की बेस पे है। बिल्कुल, ये ऑडिटर की जजमेंट की बेस पे है। तो यहां पर हमारा ये लेक्चर 49 कंक्लूड होता है। अगर किसी का कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज फील फ्री। जैसे कंफर्मेशन के अंदर प्रॉपर आइजा 505 इसके अंदर भी हमारा प्रॉपर आइजा 120 है, तो इसमें ये करना हमारे लिए मस्ट है। आई एम सॉरी, कम अगेन। फॉर्म करना हमें एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं मस्ट है हमारे लिए। जैसे हमने करना कंफर्मेशन के लिए पहले उसको हम कहते हैं कंफर्मेशन तो एक थर्ड पार्टी से ले रहे हैं, यहां पर भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, लेकिन उससे वो जो अच्छा थोड़ा सा मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, कॉन्फर्मेशन और एक्सपर्ट में
थोड़ा जो कंफ्यूजन हो रहा है उसको मैं थोड़ा एड्रेस करने की कोशिश करता हूँ। कॉन्फर्मेशन आम तौर पर आप ले रहे हैं फ्रॉम अ पार्टी विच इज अ पार्टी टू दैट ट्रांजैक्शन। मतलब आप एफएफसी का ऑडिट कर रहे हैं, आप कॉन्फर्मेशन ले रहे हैं कस्टमर से, आप कॉन्फर्मेशन ले रहे हैं सप्लायर से, आप कॉन्फर्मेशन ले रहे हैं एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से। ये बात समझ में आ रही है? जो कि उस मामले को डील भी कर रही है, जो कि उस मामले को डील भी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कस्टमर भी अपनी बुक्स में वो रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, ये सप्लायर अपनी बुक्स में सिमिलर रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, ये एक्सटर्नल लीगल काउंसिल आपको उस केस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, जो एक्सपर्ट है उसको तो आपने खसूसी तौर पर हायर की है, उसको तो आपने खसूसी तौर पर हायर की है कि मुझे इस मामले पर अपनी एक्सपर्ट राय दीजिए, मुझे इस मामले पर अपनी एक्सपर्ट राय प्रोवाइड करें। ठीक है, थोड़ा सा उसमें डिस्टिंक्शन। अगर हम लिटिगेशन क्लेम्स का एक्सटर्नल काउंसिल में नहीं एविडेंस में हम एक्सपर्ट हायर करते हैं, वैल्यूएशन कराते हैं, जी जी, तो वो सारी चीजों से हमसे मुराद कौन है? ऑडिटर। ऑडिटर। ठीक है, 20 में आएगा कि वो 505 में आएगा। अगर हम एक्सपर्ट हायर कर रहे हैं एज एन ऑडिटर, अब ऑडिट मतलब आप कह रहे हैं ऑडिटर्स एक्सपर्ट की तरफ हम जा रहे हैं, तो वो कॉन्फर्मेशन में नहीं आएगा, वो ऑडिटर्स एक्सपर्ट काउंट करेगा, वहां पर क्या अप्लाई करेगा? आयजा 620। ठीक है जी। आपने कहा कि एक काम की जो वैल्यूएशन होगी वो दूसरे पर्पस के लिए सूटेबल नहीं होगी, पर एक बार जैसे पीपी है उसकी वैल्यू तो वही रहेगी ना, मतलब जिस तरह काम ये करते हैं। किस बेसिस पे हुई? आईएफआरएस के लिए फेयर वैल्यू पे करानी है, बैंक ने कोई और बेसिस बताई हुई है, तो वो वाली बेसिस आईएफआरएस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सूटेबल नहीं है ना, क्योंकि मैनेजमेंट तो ये कहती है ये एफएस प्रिपेयर हुई है एज पर आईएफआरएस। तो मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक वैल्यूएशन किसी बेसिस पे करा ली, अब आप उसको हर जगह चला ले। ठीक है, वाइंडिंग आपके केस में फॉर एग्जांपल बेसिस ही ऑल टुगेदर डिफरेंट है, उसमें तो एक वर्ड यूज हो रहा होता है एफएसवी, फोर्स्ड सेल वैल्यू। अब फोर्स सेल वैल्यू और फेयर वैल्यू दो डिफरेंट चीजें हैं, फोर्स सेल वैल्यू और फेयर वैल्यू दो फर्क चीजें हैं। तो क्या फोर्स सेल वैल्यू की को एज अ रिवैल्यूएशन यूज कर लूं? नहीं। क्लियर होगी? और किसी का कोई क्वेश्चन? फोर्स सेल वैल्यू में तो बड़ा आप एक स्ट्रेस्ड कंडीशंस में बेच रही हैं चीज, वो नहीं। अक्सर जिस तरह बाहर के मुल्कों में अगर आप लोगों के कोई रिश्तेदार रहते हो ना, तो वो पूछते हैं कि कोई मजबूर बंदा ढूंढे, प्रॉपर्टी खरीदनी हो उन्होंने, तो वो कहते हैं कोई मजबूर बंदा ढूंढे, अल्लाह ताला माफ करे कि वो, लेकिन इसी तरह कहते हैं। क्यों? क्योंकि मजबूर बंदा ही जो मार्केट वैल्यू फेयर वैल्यू होगी उससे कम पे सेल करेगा। तो ये अच्छी चीज नहीं है, ये सबक आप लोग सीखें, इस तरह मजबूरी से दूसरों की फायदा नहीं उठाना चाहिए। ट्रू ट्रू ट्रू। बस ठीक है।